नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य भूगोल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम बीए पार्ट थर्ड के जो पेपर फर्स्ट है महाद्वीपों का भूगोल, उसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के बारे में या उसके सामान्य परिचय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया एक भौगोलिक इकाई के रूप में किस तरह से दिखाई पड़ता हमको। विश्व के आदि मानव का जो जन्म स्थल है एशिया महाद्वीप, वो विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे विशाल महाद्वीप है। इसकी पुष्टि एशिया महाद्वीप के विशाल क्षेत्र तथा इसमें मिलने वाली अत्यधिक जनसंख्या से हो जाती है। वर्तमान समय में विश्व का कुल क्षेत्रफल 14,89,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अर्थात संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का करीब 30% हिस्सा भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप में मिलता है। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड यूरेशिया का निर्माण करते हैं। वास्तव में एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के बीच में कोई प्राकृतिक सीमा तो नहीं है, लेकिन यूराल जो पर्वत है वो एक तरह से इन दोनों की सीमा निर्धारित करता है। तो हम यही मान सकते हैं कि एशिया और यूरोप एक ही प्रायद्वीप का अंग है, बल्कि ये सभी दोनों जो प्रायद्वीप हैं ये दोनों राजनीतिक जागृति एवं आर्थिक विकास के कारण यूरोप एशिया से थोड़ा सी पृथकता रखता है, इसलिए दोनों महाद्वीप अपना अलग अलग पृथक स्थान रखते हैं। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मानव जाति का जो जन्म स्थान है, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड जिसको बोलते हैं, वो एशिया रहा है। और विश्व का प्राचीनतम सभ्यता का जन्म स्थल, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी एशिया महाद्वीप ही को ही हम कहते हैं, क्योंकि ईसा के लगभग 5000 वर्ष पूर्व इराक से दजला फरात नदियों के मध्यस्थ स्थल और मेसोपोटामिया खंड में ही मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ था। प्रोफेसर W.B. कॉर्निश अपनी बुक मॉडर्न ज्योग्राफी ऑफ एशिया में लिखते हैं कि जब यूरोप महाद्वीप के निवासी असभ्य थे तब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एशिया महाद्वीप ने ही विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। और सांस्कृतिक रूपरेखा के परिचय के साथ साथ एशिया महाद्वीप की मानवीय रूपरेखा का परिचय भी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों के बारे में अगर हम कहें तो ये सबसे विशालतम भूखंड है और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो 2001 की जनगणना के अनुसार करीब 372 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 421.6 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 62% हिस्सा है। एशिया की 37% जनसंख्या नगरों में और 63% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द आसू ASU आसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। ये कहा जाता है संभवतः कि सर्वप्रथम यूनानियों ने पूर्व में स्थित होने के कारण एशिया को इस नाम से पुकारा। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं की जन्मस्थली को भी कहते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं बेबीलोन, मेसोपोटामिया, आपकी प्राचीनतम जनसंख्या सिंधु घाटी, चीन आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। इसे प्राचीन कृषि पद्धति के बतौर पर हम एशिया को हम वनस्पति की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम प्राच्य संस्कृति भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश भाषा में हम ओरिएंटल सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ओरिएंटल कल्चर या सिविलाइजेशन की बात से संबोधित किया जाता है और सदियों से इसी नाम से एशिया को जाना गया है। एशिया का मानसूनी जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो मानसून एशिया कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल करीब 20,757,000 वर्ग किलोमीटर है। मानसून एशिया अर्ध चंद्राकार रूप में पश्चिम में पाकिस्तान के सिंधु बेसिन से लेकर पूर्व में जापान तक विस्तृत है। यहाँ दुनिया की आधी आबादी रहती है। यहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न संस्कृतियाँ तो मिलती ही है, साथ ही भौतिक पर्यावरण में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, विशाल नदियाँ, सघन आबाद मैदानी भाग इसी क्षेत्र में मिलते हैं। पारंपरिक रूप से पूर्वाच्य द ओरिएंट प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए प्रयुक्त शब्द रहा है। द ओरिएंट शब्द
लैटिन भाषा का शब्द, इसका अर्थ है टू राइज और टू फेस द ईस्ट, अर्थात उदय होना या पूर्व का सामना करना। इसके विपरीत परिवादी या पश्चिमी शब्द जिसको आप बोलते हो ऑक्सीडेंट का अर्थ होता है टू सेट। पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए ऑक्सीडेंट शब्द OCCIDENT शब्द का प्रयोग करते हैं, और पूर्वाच पश्चिमी देशों और दोनों यूरोपियन शब्द ही हैं जिन्हें प्रदेशों की स्थानिक पहचान के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वाच प्रदेश में दक्षिण एशिया को निकाल दे तो इसे सुदूर पूर्व द फार ईस्ट प्रदेश भी कह सकते हैं। मानसून एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर को दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन को हांगकांग सहित, ताइवान सहित और मकाओ सहित, और मंगोलिया को चीनी परिमंडल में, और जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया को हम जापान कोरिया वर्ग में सम्मिलित करते हैं। मध्य पूर्व दुनिया के मानचित्र पर लगभग मध्य में अवस्थित विशिष्ट संस्कृति वाला प्रदेश है, और मध्य क्षेत्र में अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप महाद्वीप मिलते हैं। यहाँ अरब, ज्यूज, फारसी, तुर्क, कुर्द, बर्बर और निर्जातीय समूह जातियाँ पाई जाती है। ये मानव जाति की प्राचीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया भी यहाँ पर मिलती हैं, और तीन बड़े धार्मिक वर्ग यहूदी, ईसाई और इस्लाम का ये जन्म स्थल रहा है। मध्य पूर्व शब्द यूरो केंद्रीय है, जिसे दुनिया के मध्य में होने से ये नाम दिया गया। इसमें जातियाँ कुछ अफ्रीका के देश भी सम्मिलित हैं, और कुछ फैले हुए बाहर भी मध्य पूर्व के देशों में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, यमन है, अदन है, तुर्की, इजराइल, साइप्रस, कुवैत, बहरीन, कतार, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल किए जाते हैं। और तुर्की ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आपको अवस्थित लगता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार की। एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक स्थित है। ये 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई 8,580 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 7,720 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिणी द्वीपों सुमात्रा, बोर्नियो, सिल्वासा और मलक्का के मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी एशिया के देशों से होकर गुजरती है। एशियाई भूमि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। कुछ इंडोनेशियाई द्वीप समूह के द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है जो वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर और पश्चिम में भूमध्य सागर अवस्थित है। एशिया यूरोप से यूराल पर्वतमाला, कैस्पियन सागर, काला सागर, कॉकेशस पर्वत और डार्डेनस जल संधि जिसको आप भूमध्य सागर और मार्मरा सागर कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अफ्रीका से ये लाल सागर एवं स्वेज जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। और हम अगर अब बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो हम आपके जो एशिया है उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। ये 5 भाग इस प्रकार से हैं। दक्षिणी पश्चिम एशिया जिसको आप साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यमन और टर्की सम्मिलित है। और दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। और तीसरे नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसको आप साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। इस प्रदेश में ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सम्मिलित हैं। चौथे नंबर पर आता है पूर्वी एशिया या ईस्ट एशिया, जिसको चीन,
जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान और मकाओ सम्मिलित हैं। और 5वें नंबर पर आता है मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देश शामिल है। साथ ही साथ साइबेरिया और रूसी गणराज्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो जो एशिया है वो अपनी स्थिति के कारण पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि लिए हुए है। एशिया के हांगकांग में मकाओ पर चीनी साम्राज्य है। फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया का प्रमुख देश है, जहाँ 4.2 मिलियन लोग रहते हैं। और सारणी में वर्णित अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों की अलग अलग मानक संदर्भी पुस्तकों में अलग अलग तरीके से आधारित है, और विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा सा आंशिक अंतर भी मिलता है। इसमें अंकित क्षेत्रफल वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी सॉल्टर एंड होप्स पर आधारित है। इसके आधार पर हांगकांग के अलावा एशिया में स्वतंत्र देशों की संख्या करीब 48 है। अब हम पहले भाग पर ख़त्म हो रहे हैं एशिया के, और दूसरे भाग के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।